पहला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। दो 2025। ठीक है, इस पे अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कुछ प्रोविजंस पे स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रोविजंस पे स्टे दिया है। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो वक्फ क्या होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्यों अभी इंटरवीन की है। अप्रैल में, मई अप्रैल के आसपास हमको जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें हमको अमेंडमेंट देखने को मिले थे। कुछ प्रोविजंस थे, वो सरकार है या पार्लियामेंट है वो क्या करती थी, इनकॉर्पोरेट की थी। तो सबसे पहले समझो वक्फ क्या होता है। व्हाट इज वक्फ। वक्फ क्या है। वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल सुना है ना। होता क्या है वक्फ। व्हाट इज वक्फ। प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और बताओ। ठीक है, इस्लामिक मिलियो में वक्फ टर्म है वो यूज किया जाता है। वक्फ क्या है, वो एंडाउमेंट है, वो प्रॉपर्टी है, मूवेबल भी हो सकती है या इमूवेबल भी हो सकती है, जो कोई एक मुस्लिम मुस्लिम जो है वो दान कर दे। किस लिए, रिलीजियस फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए। उन प्रॉपर्टीज को हम वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लो कोई मुस्लिम है, उसने अपना घर है वो दान दे दिया रिलीजियस प्रोस्पेरिटी के लिए या फिलेंथ्रोपी के लिए, उसको हम वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया भर में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है, बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है। स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में भी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए आपके वक्फ बोर्ड्स होते हैं स्टेट लेवल पे, और केंद्र के लेवल पे आपका वक्फ काउंसिल होती है। तो वक्फ क्या है, एनी रिलीजियस एंडाउमेंट, वो प्रॉपर्टी जो रिलीजन के नाम पे दे दी जाए। और एक बार वक्फ के नाम हो गई तो वो उस पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होल्ड नहीं रह जाता है। किसका होल्ड रह जाता है, गॉड का, अल्लाह का होल्ड रह जाता है। ठीक है, अब जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो ना तो इनहेरिट की जा सकती है ना बेची जा सकती है। ना इनहेरिट कर सकते हैं आप, ना बेची जा सकती है इसको। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है कैसे ट्रांसफर हो सकती है, रिटर्न डीड के माध्यम से भी ट्रांसफर हो सकती है, और ओरली बोल के भी आपका ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, वक्फ को मैनेज करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज के लिए मुतावलीज होते हैं। मुतावली क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। मान लो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसी मुस्लिम ने उसको डोनेट कर दिया, यानी वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। अब वो वक्फ हो गई है तो ओरिजिनल जो होल्डर था उसका तो होल्ड रहा नहीं। अब इसको कौन चलाएगा, उसको मुतावली चलाएंगे। मुतावली का काम क्या रहेगा कि ये देखना कि जो प्रॉपर्टी की जो प्रोसीड्स हैं, उससे जो रेंट आ रहा है, जो भी चीजें हैं, उस पैसे से आपका रिलीजियस काम किए जाएं। मॉस्क का मेंटेनेंस हो जाए, मस्जिद का मेंटेनेंस हो जाए। ठीक है, या मदरसे हैं उनका मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, यतीम खाने हैं उनका मैनेजमेंट हो जाए। ये काम होता है, ये काम होता है मुतावलीस का। ठीक है, तो वक्फ के बाद अगर बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन रेलवेज के पास इस समय सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा जमीन है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है रिलीजियस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। लेकिन कई क्वार्टर से ये ग्रीवांस आ रहे थे कि जो वक्फ बोर्ड है वो क्या है, क्या करता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी एंक्रोच कर लेता है। ठीक है, ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे थे। तो सरकार क्या करती है, 2024 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाती है, जो वक्फ 1995 एक्ट है उसको अमेंड कर देता है। तो वक्फ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, कि वक्फ का जो ओरिजिन है वो इंडिया में बहुत पहले के समय से है, दिल्ली सल्तनत के टाइम से। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट एरा में पहली बार हमको एक्ट देखने को मिलता है, मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट या मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में। जो प्रिवी काउंसिल होती है, प्रिवी काउंसिल क्या थी, जैसे अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटिश इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहता है वो प्रिवी काउंसिल होती है। प्रिवी काउंसिल अगेंस्ट में रहती है कि वक्फ कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हमको क्या देखने को मिलता है, 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पास किया जाता है। ठीक है, कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाए, हमको एक सुदृढ़ कानून मिल जाता है ब्रिटिश एरा में। इंडिपेंडेंस के ठीक
ठीक बाद हमको क्या देखने को मिलता है, वक्फ एक्ट है वो आ जाता है 1954 में। 1954 में हमको वक्फ एक्ट 1954 देखने को मिलता है। वक्फ एक्ट 1954 क्या करता है, इंडिपेंडेंट इंडिया में वक्फ की प्रॉपर्टी को इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए एक कंसोलिडेटेड कानून हमको मिलता है इंडिपेंडेंट इंडिया में 1954 में। ठीक है, ये क्या करता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कंस्टिट्यूट कर देता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कंस्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, मतलब प्रोविजन डाल देता है कि अब सीडब्ल्यूसी नाम की एक बॉडी रहेगी जो पैन इंडिया बॉडी रहेगी। सीडब्ल्यूसी का काम क्या रहेगा, जो स्टेट के वक्फ बोर्ड हैं उनको एडवाइस करना, उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करना। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग वक्फ बोर्ड होगा, मध्य प्रदेश का अलग वक्फ बोर्ड होगा, अलग अलग राज्यों का अलग वक्फ बोर्ड होता है। और सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में हमको क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम क्या होता है, जो ये वक्फ बोर्ड है उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट, उनको एडवाइजरी ओपिनियन देना। ठीक है, तो 1913 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट एरा में। उसके बाद 1954 में इंडिपेंडेंट इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता है, नया कानून बन जाता है वक्फ एक्ट 1954। इसमें प्रोविजन रहता है सीडब्ल्यूसी का। तो 1964 में हमको पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल देखने को मिलती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम है जो स्टेट के वक्फ बोर्ड हैं उनको रेगुलेट करना, उनको एडवाइजरी ओपिनियन देना। ठीक है, तो सीडब्ल्यूसी और स्टेट वक्फ बोर्ड का जो इंसेप्शन है हमको 1954 से देखने को मिलता है। बाद में और भी डेवलपमेंट्स होती हैं, नीड्स रिक्वायरमेंट्स और बढ़ती हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, एक नया संशोधित कानून देखने को मिलता है 1995 में, वक्फ एक्ट 1995 बन जाता है, 1995 बन जाता है। ठीक है, इसमें पुरानी चीजें तो रिटेन की ही जाती हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड, साथ ही में वक्फ ट्रिब्यूनल भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का काम क्या रहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो किसी और सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट किया जाता है वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से, और इसको सिविल कोर्ट की पावर दे दी जाती है। तो मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ए की प्रॉपर्टी है, उसको स्टेट का वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है, तो डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा, तो वो कहां जाएंगे, वो नॉर्मल कोर्ट्स नहीं जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा कहां पे, वक्फ ट्रिब्यूनल। तो 1995 में वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। कट टू 2024 हमको क्या देखने को मिलता है, 2024 में सरकार को यह रियलाइज होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं और वक्फ के जो राइट्स हैं या कम्युनिटी राइट्स हैं, मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, और हमको आवश्यकता है कि जो ये वक्फ एक्ट 1995 है इसको संशोधित किया जाए, इसको अमेंड किया जाए। तो सरकार क्या करती है, एक बिल मूव करती है जिसका नाम रखा जाता है उमीद बिल। इवेंचुअली क्या बन जाता है, उमीद एक्ट बन जाता है। उसमें जो वक्फ एक्ट 1995 के कुछ प्रोविजंस होते हैं जिससे सरकार को दिक्कत हो रही होती है या सिविल सोसाइटी की एक सेक्शन को दिक्कत हो रही होती है, उसमें वो प्रोविजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। पुराने जो 1995 के कुछ प्रॉब्लमैटिक, जो सरकार को प्रॉब्लमैटिक प्रोविजंस लग रहे थे, उसको हटा के नए प्रोविजंस लाने की बात की जाती है। तो नए अमेंडमेंट्स में हमको क्या देखने को मिलता है, एक चीज है वक्फ बाय यूज का एक प्रोविजन रहता है, सरकार इसको हटा देती है, जो वक्फ एक्ट 1995 में हमको देखने को मिलता है। वक्फ बाय यूज क्या है, अगर किसी स्टेट का वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है, लेकिन उसका कोई रिटन डीड नहीं साइंड है, तो उसको भी जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ की तरह ट्रीट करने लगेगा। नहीं आई बात समझ में? एक होता है जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के किसी मेंबर ने अपनी प्रॉपर्टी है वो वक्फ को दे दी, एक चीज हो गई, तो उसको रिटन डीड मिल गया, या ओरली भी बोल दी, तो एक व्यक्ति है उसने अपनी प्रॉपर्टी है वो एंड आउट की है वक्फ के यूज के लिए। एक प्रोविजन 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूज का डाला था। इसमें ये था कि मान लो कोई सरकारी या कोई प्राइवेट जमीन है,
उसको उसको वक्फ वाले अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनको दी नहीं गई है, वो बस यूज करना शुरू कर दिए और सालों साल से उसको यूज कर रहे हैं रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। उसका कोई रिटर्न डीड या कोई ओरल कंपल्शन नहीं है, कोई ओरल कंपल्शन नहीं है। तो 1995 वाला जो एक्ट है उसमें प्रोविजन था कि उस प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूज के माध्यम से वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो सरकार 2024 में जो अमेंडमेंट लाती है, उम्मीद बिल लेके आती है, जो अभी फाइनली अप्रैल में उम्मीद एक्ट बन जाता है, पार्लियामेंट इसको पास कर देती है, ठीक है। उसमें वक्फ बाय यूज वाले जो प्रोविजन उसको हटा देती है, ये कह के कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इससे क्या है, जो कम्युनिटी राइट्स हैं और रिलीजियस राइट्स हैं वो कॉन्ट्रवेंशन में आ रहे हैं, उनमें विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो वक्फ बाय यूज एक प्रोविजन है, एक अमेंडमेंट है जो मूव किया गया 2024 वाले बिल में। आई बात समझ में? दूसरी चीज क्या की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको पावर दे दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको पावर दे दी जाती है। क्या पावर? जो मेजर पावर है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है वक्फ एक्ट 1995 में, सेक्शन 3C। सेक्शन 3C के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पावर दे दी गई कि वो डिटरमाइन करेगा कि ये प्रॉपर्टी, मान लो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है कि वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो पहले कौन करता था? वक्फ ट्रिब्यूनल करता था। अब ये पावर जो डीसी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको ये पावर दे दी जाएगी। तो सेक्शन 3C एक नया सेक्शन है, वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है वक्फ एक्ट 1995 में, ठीक है। तो पावर जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है वो अब किसके पास चली गई है? पूरी पावर नहीं, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल की एक पावर थी वो चली गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। दूसरा प्रावधान और एक डाला गया, सेक्शन 3C तो डाला ही गया, ये कहा गया कि अगर किसी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी शुरू हो गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो उसी समय से वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से सस्पेंड कर दी जाएगी, ठीक है। और तब तक वो सस्पेंडेड रहेगी वक्फ से जब तक केस जो है वो डिसाइड नहीं हो जा रहा है, केस का कंक्लूजन नहीं हो जा रहा है। तीसरा जो अमेंडमेंट, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, जो 2024 के अमेंडमेंट बिल में हमको देखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें प्रीडोमिनेंटली जो मेंबर्स हैं वो क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वहां पे। तो सरकार क्या करती है, 2025 वाला जो अमेंडमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम्स के भी इंक्लूजन का प्रावधान है वो डाल देती है, ठीक है। इसके अलावा एक नया प्रावधान डालती है 5 ईयर रूल का। 5 ईयर रूल क्या है कि अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे रहा है, तो वो पिछले 5 साल में मुस्लिम होना चाहिए। ये नहीं कि वो पिछले साल मुस्लिम हुआ और इस साल उसने अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या कर दी, वक्फ को दे दी। तो 5 साल का रूल बना दिया गया, 5 ईयर रूल, कि फॉर अ मुस्लिम टू डोनेट हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ, ठीक है, ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। एक प्रावधान है वो डाला गया। इसके अलावा 1995 का जो एक्ट था वक्फ एक्ट, उसमें लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो लगता था, वो नहीं लगता था, एग्जेम्प्टेड था। लिमिटेशन एक्ट क्या है? लिमिटेशन एक्ट ये है कि मान लो प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का विवाद है या कोई कॉर्पोरेशन है उसकी प्रॉपर्टी का विवाद है, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या करता है? 1963 ये कहता है कि एक टाइम बाउंडेड रेजोल्यूशन होना चाहिए, जुडिशियल डिले बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो कहता है कि कोई भी जमीन या किसी प्रॉपर्टी का अगर कानूनी विवाद चल रहा है वो एक तयशुदा समय में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आया था लिमिटेशन एक्ट 1963 से। 1995 एक्ट क्या करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद हैं उसको एग्जम्प्ट कर देता है लिमिटेशन एक्ट 1963 से, ठीक है। इस चीज को रेक्टिफाई किया जा रहा है 2025 वाले अमेंडमेंट एक्ट, उम्मीद एक्ट जो आया इसको रेक्टिफाई कर दिया गया, और अब जो वक्फ प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी आपका क्या है,
लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अधीन आ गए, के अंडर आ गए। तो ये कुछ मेजर प्रोविजंस थे। और भी कुछ प्रोविजंस थे, जैसे क्या है, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जमीनें हैं ट्राइबल एरिया, उस पे वक्फ जो है वो अब क्या है, अपनी ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकती है। ठीक है, ये सारे भी प्रोविजन डाले गए थे, लेकिन मेजर ये कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी सब जुडिस, कोर्ट में सब जुडिस है। वक्फ बाय यूज, एक अमेंडमेंट आया 2024 वाले बिल में जो 2025 में पास हुआ है, उम्मीद एक्ट। दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी गई है सेक्शन 3C के माध्यम से कि वो डिसाइड करेगा कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है वो वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तीसरा क्या, नॉन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन, नॉन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हुआ करता था सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में, अब इसका भी प्रावधान डाला गया। 5 ईयर रूल बनाया गया कि फॉर अ मुस्लिम टू डोनेट हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। पांचवा क्या, लिमिटेशन एक्ट 1963 से एग्जेम्प्टेड था, वक्फ का जो डिस्प्यूट था वो आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 से एग्जेम्प्टेड था। 2025 वाला उम्मीद एक्ट क्या कर रहा है, इसको वापस से इनकॉर्पोरेट कर दे रहा है, इसको इनकॉर्पोरेट कर दे रहा है। ठीक है, तो दिस वाज अ न्यूज टिल अप्रैल, ये हम अप्रैल में आर्टिकल किए थे, ये सारी चीजें हम कवर किए थे और होलिस्टिकली कवर किए थे। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ पेटिशनर्स हैं पहुंचे हैं, कुल 65 पेटिशनर्स थे, कुल 65 पेटिशनर्स थे, वो आपका सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इन 65 के 65 पेटिशनर्स को क्लब कर देती है। कौन कौन पेटिशनर्स थे, अलग अलग पॉलिटिकल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, टीएमसी, आरजेडी, एआईएमआईएम, ये सारी पार्टीज जो हैं पिटीशन करती है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो सरकार की है ये अमेंडमेंट मूव की है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। दो कंटेंशन है, जो ये 65 पेटिशनर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये कह के कि जो उम्मीद एक्ट है जो 2025 में पास किया गया है और 1995 वाले वक्फ एक्ट को अमेंड कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रवेंशन में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के, प्राइमरीली आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी को अपने अफेयर्स मैनेज करने का फंडामेंटल राइट है, ये है कि नहीं, पॉलिटी हो गई है कि नहीं सबकी, नहीं हुई है। आर्टिकल 26 जो है उसका वायलेशन है, ये जो अमेंडमेंट मूव किया जा रहा है वो क्या है, इट्स वायलेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी टू मैनेज देयर अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। एक चीज तो ये कि वक्फ का काम वक्फ को करने दो, हम जबरदस्ती इंटरवीन कर रहे हैं, ये कंटेंशन है जो पेटिशनर 65 पेटिशनर पहुंचे हैं। इन 65 पेटिशनर्स के जो पेटिशंस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करके एक साथ सुनवाई करना शुरू कर दिया है। तो एक तो आर्टिकल 26 का कॉन्ट्रवेंशन है, ये दलील है किसकी, पेटिशनर्स की, और दूसरा क्या है, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच, एग्जीक्यूटिव ओवररीच। एग्जीक्यूटिव ओवररीच कैसे, पेटिशनर्स का यह कहना है कि आप डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसको आप जुडिशियल पावर कैसे दे रहे हैं। रेवेन्यू ऑफिसर क्या है, एक एग्जीक्यूटिव है, तो आप एग्जीक्यूटिव की पावर को ओवररीच करा रहे हैं। इसी से एक चीज और हो रही है, क्या हो रहा है कि सरकार जो है अपने ही केस में जज हो जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो किसका मुलाजिम है, सरकार का ही एक अंग है, और एक पार्टी कौन है इसमें, सरकार भी है। तो एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, उसका कॉन्ट्रवेंशन है, और दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव ओवररीच है, वो हमको देखने को मिल रहा है। तो 3 कंटेंशंस हैं, पेटिशनर्स के 3 कंटेंशन हैं। एक क्या है कि दिस पर्टिकुलर मूव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मूविंग द अमेंडमेंट, ये उम्मीद एक्ट जो आया है, इट्स अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 26। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका जो राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसको कॉन्ट्रवीन कर रहा है, एक चीज। दूसरा क्या, इट्स अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव है वो अपनी नाक कहां लगा रहा है, जुडिशियल फंक्शंस में, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर है। तीसरा क्या कि गवर्नमेंट जो है इट्स एक्टिंग लाइक अ जज इन इट्स ओन केस, गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ जज इन इट्स ओन केस, ठीक है। तो
इन 3 दलील को लेके जो पेटिशनर्स हैं वो मूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन 3 दलील को लेके सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं। और क्या कहा गया है, और पेटिशनर्स की ये आर्ग्यूमेंट है कि इन प्रोविजंस के बेसिस पे, इन प्रोविजंस के बेसिस पे जो पूरा पूरा एक्ट है उस पे स्टे लगाया जाए, पूरा पूरा एक्ट है उस पे स्टे लगाया जाए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट पे स्टे नहीं लगाया है, कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगाया है, कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगाया और कुछ प्रोविजंस पे पार्शियल स्टे लगाया है। तो ये जो ऑर्डर है, इट्स एन इंटरिम ऑर्डर, इट्स नॉट अ फाइनल ऑर्डर। ये जो केस है ये अभी भी सब जुडिस है, ये अभी भी क्या है, ये सब जुडिस है, मतलब अभी इस पे फाइनल वर्डिक्ट आना है। लेकिन अभी 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट है हमको उसमें यह देखने को मिला है कि कुछ चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ प्रावधानों पे, कुछ प्रोविजन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। पहला क्या है, जो डीसी का रोल है, जो डीसी का जो रोल है उस पे स्टे लगा दी गई है कि अब डीसी है वो नहीं डिसाइड करेगा, वो डिसाइड नहीं करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। जो भी वक्फ प्रॉपर्टी पे विवाद है वो वक्फ ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगी। प्लस एक जो प्रोविजन मैंने आपको बताया था, जैसे ही डीसी इंक्वायरी शुरू कर रहा है उसी समय से वक्फ प्रॉपर्टी है वो सस्पेंड हो जाएगी, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये 2 चीजें हैं वो रिस्टोर कर दी गई हैं, मतलब जो एक्ट के पहले प्रोविजन चलते थे वैसे चलेंगे। तो एक तो डीसी का रोल है उसको कर्टेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटरिम ऑर्डर पे। दूसरा क्या है, दूसरा है कैपिंग। कैपिंग क्या, हमने ये देखा था कि नॉन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन और माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में। ठीक है, तो उम्मीद एक्ट में ये कहा गया था कि जो और भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं उनका भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दी है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें कुल 22 मेंबर्स होते हैं, उसमें 4 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रहेंगे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के। ठीक है, और स्टेट वक्फ बोर्ड जो होते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, उसमें 3 से ज्यादा मेंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पार्शियल रिलीफ, दिस इज अ नॉट कंप्लीट रिलीफ, इट्स अ पार्शियल रिलीफ। जो पेटिशनर है वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई नॉन मुस्लिम्स का वक्फ में क्या काम, नॉन मुस्लिम्स का वक्फ में क्या काम है। ठीक है, ये पूरा पूरा जो प्रोविजन है इसको जो कोर्ट है उसको क्या करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या कही है, कोर्ट ये कही है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें 22 में सिर्फ 4 मेंबर है, मैक्सिमम 4 मेंबर्स रह सकते हैं, 4 के ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी से। और जो आपका स्टेट के वक्फ बोर्ड है जिसमें कुल 11 मेंबर होते हैं उसमें 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज है 5 ईयर रूल है। 5 ईयर रूल क्या था कि फॉर अ मुस्लिम टू डोनेट हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ उसको कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मेंबर होना चाहिए, तो उसको कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मेंबर होना चाहिए। इसमें इसको पूरा पूरा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, जब तक अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कानून नहीं बना ले रही हैं कि कैसे वो डिटरमाइन करेंगी कि 5 साल तक कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा है कि नहीं, तब तक ये 5 ईयर वाला रूल है उस पे स्टे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर स्टे हमको देखने को मिला है। आई बात समझ में? पेटिशनर्स क्या कह रहे थे, पेटिशनर कह रहे थे कि भाई ये जो पूरा पूरा एक्ट है दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 26। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ओवररीच हो रहा है। ठीक है, तो पूरा पूरा कानून है उस पर स्टे लगाया जाए, पूरे पूरे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर में पूरे कानून पे स्टे नहीं लगाई है, उसके कुछ प्रोविजंस हैं उस पे स्टे लगाया है और कुछ प्रोविजंस पे राइडर्स के साथ स्टे लगाया गया, जैसे हमने 5 ईयर रूल में देखा। 5 ईयर रूल पे स्टे तब तक है जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक कानून बना नहीं दे रही है कि कौन प्रैक्टिसिंग 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। ठीक है, जो केस है वो अभी भी सब जुडिस है, इस पे फाइनल ऑर्डर नहीं आया, दिस इज इंटरिम ऑर्डर। ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इस पे वॉच रखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर न्यूज पे। वे फॉरवर्ड में हमको क्या देखना है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, सरकार, पार्लियामेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने तो अपना काम कर दिया है। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, कानून जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया, और लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है उसने क्या किया, कानून बना दिया। अब जो बॉल है वो किसके पाले में है, कोर्ट के पाले में है। दिस इज एन इंटरिम ऑर्डर, दिस इज नॉट अ फाइनल ऑर्डर। अब सुप्रीम कोर्ट यहां से डिसाइड करेगी कि आगे आगे क्या चीजें होनी है। ठीक है, फाइनल ऑर्डर जो आ रहा है उसमें हमको क्या क्या देखने को, मतलब क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए।
हमको कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि हमको फाइन ट्यूनिंग करनी है, फाइन बैलेंसिंग करनी है। फाइन बैलेंसिंग किन किन चीजों की? एक तो कम्युनिटी राइट्स की वर्सेस रिलीजियस राइट्स की। ठीक है, कम्युनिटी राइट्स मतलब जो सेक्युलर राइट्स हैं, एज अ नॉन मुस्लिम हम आप या जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनके भी राइट्स हैं, और जो वक्फ है उसके भी अपने राइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें फाइन बैलेंसिंग, डिस्प्यूट किसमें हो रहा है? डिस्प्यूट प्राइमरीली होता है जो नॉन मुस्लिम की जो जमीनें हैं और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें होता है ना कि वक्फ बाय यूजर इसीलिए हटाया गया। वक्फ बाय यूजर इसीलिए हटाया गया कि बिना किसी ओरल या बिना किसी आपका रिटर्न डीड के हम क्या कर रहे थे, हम किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बना ले रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, कम्युनिटी राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसग्रेस हो रहे थे। जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसग्रेस हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट इन गिविंग आउट द फाइनल वर्डिक्ट has to strike a very fine balance between community rights and religious rights, मतलब राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। दूसरा हमको क्या देखना है? दूसरा हमको ये देखना है कि इंडिया इंडिया क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो हमको जो सेक्युलर एथोस हैं उनको भी अपहोल्ड करना है, लेकिन साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको भी अपहोल्ड करना है। तो जो कमिंग वर्डिक्ट है वो कैसे स्ट्राइक कर रही है बैलेंस? इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तीसरा क्या है? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने अपना काम कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जो एम्बिट है वर्डिक्ट के माध्यम से जो एम्बिट है इस पूरे केस मैटर का, वो एक्सपेंड कर सकता है और हम यूसीसी के रियलाइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी देखो वक्फ एक्ट है तो ये क्या है? ये मुस्लिम रिलीजियस एंडाउमेंट को डील करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट में कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है जो अलग अलग जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को भी एनकंपस करें, उनके भी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उनको एनकंपस करें। तो हम क्या करेंगे? यूसीसी की ओर एक कदम बढ़ा लेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, ये जो बस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो मिस कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि अभी ये इंटरिम ऑर्डर आया, फाइनल ऑर्डर में वी ऑलवेज हैव अ कैविटी जहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है वो निकाल सकती है, और मुस्लिम क्वेश्चन से ऊपर उठ के और भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, उनके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए वो रियलाइज कर सकती है। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द डीपीएसपी। कहां पर है? यूनिफॉर्म डीपीएसपी में है ना। तो दिस ये पॉइंट समझना वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 पिछले साल से चल रहा है ये न्यूज। ठीक है, तो उम्मीद एक्ट के बारे में पढ़ लेना, वक्फ क्या होता है ये पढ़ लेना। सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र के लेवल पे होती है, दिल्ली में बैठती है, 22 मेंबर्स होते हैं। स्टेट के लेवल पे क्या होता है? वक्फ बोर्ड होता है। ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं जो कब आए हैं? 1995 वाले एक्ट से आए हैं। जो सीडब्ल्यूसी और वक्फ बोर्ड है वो 1954 वाले एक्ट से आए। ठीक है, अमेंडमेंट्स क्यों लाए गए? अमेंडमेंट्स इसीलिए लाए गए क्योंकि सरकार को यह दिख रहा था कि डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी राइट्स हैं या सेक्युलर प्रॉपर्टी राइट्स हैं और वक्फ प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको फाइन ट्यून करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया के जो सेक्युलर एथोस हैं और माइनॉरिटीज राइट्स हैं उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए केंद्र सरकार है वो क्या करती है? बिल मूव करती है 24 में, जो एक्ट बन जाता है 2025 में। ठीक है, उस एक्ट के अगेंस्ट कुछ पेटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, 65 पेटिशनर्स हैं वो अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इन 65 पेटिशंस को क्लब करके एक पेटिशन बना देती है, उसकी सुनवाई शुरू कर देती है। पेटिशनर्स की ये डिमांड रहती है कि ये पूरे एक्ट पे स्टे लगाया जाए, पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट
आर्टिकल 26 एंड इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इंटरिम ऑर्डर में पार्शियल स्टे लगा रही है, पार्शियल स्टे लगा रही है, और कुछ स्टेस ऐसे लगा रही है जिसमें राइडर्स आ रहे हैं, जैसे 5 ईयर लॉ में हमने देखा, ठीक है। तो स्टिल द बॉल इज इन दी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स कोर्ट, और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे चलेगी, ठीक है, वो हमको देखना है आने वाले। अगला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डीएनए गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट्स डीएनए गाइडलाइंस, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, हिंदू में भी है। डीएनए क्या होता है, व्हाट इज डीएनए? ये वाला डीएनए नहीं, बायो वाला, डीऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। डीएनए होता क्या है, व्हाट इज डीएनए, ठीक है। और मॉलिक्यूल होता है, डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बताता है। हर व्यक्ति का यूनिक डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो देता है हमको। हर व्यक्ति का एक यूनिक डीएनए होता है। आपका नेजल स्वैब हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, इसके माध्यम से हम डीएनए जो है वो उसकी यूनिकनेस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस इज डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत काम आता है। एज अ एविडेंस इसकी महत्वता है वो बहुत ज्यादा है। कई कई केसेस ऐसे हैं, कई कट थ्रोट केसेस ऐसे कोर्ट्स ने देखे हैं जहां पर डीएनए के माध्यम से केस हैं वो रिजॉल्व किए गए हैं, ठीक है। मर्डर के केसेस, रेप के केसेस, रॉबरी के केसेस, हाँ कई केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बेसिस पे आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने सॉल्व किए हैं और कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दी है। तो डीएनए जो है वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हमको ये पता है इंडिया में 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल क्या है? डिवीजन ऑफ पावर ना, सेंटर स्टेट, पढ़ते हो ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो 7 शेड्यूल में है। तो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये किस हेडिंग के अंडर आता है? स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो इसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर इन सारी चीजों को लेके, जो डीएनए को लेके जो हमारे गाइडलाइंस थे, रूल्स थे, वो कौन बना रहा था अभी तक? स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से बना रही थी। कुछ स्टेट्स में गवर्नेंस अच्छा है तो जो डीएनए के रेगुलेशंस हैं, जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो अच्छे होते थे, और जहां जिन स्टेट्स में गवर्नेंस खराब है वहां पर क्या हमको देखने को मिलता था कि उतने अच्छे नहीं होते थे, ठीक है। कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, कितने समय तक स्टोर करना है, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं वो हर जगह एकदम परिपक्व नहीं थी, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो उसकी वजह से हमको कई केस में ऐसे ये देखने को मिला कि डीएनए की जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे वो टैंपर हो जाते थे। तो उसकी वजह से कोर्ट है वो जो केस है उस पर कुछ वर्डिक्ट नहीं दे पाती थी, फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे पाती थी, देती भी थी तो जो इनएफिशिएंसी वो हमको देखने को मिलती थी। इसी को क्योर करने के लिए अभी हमको क्या देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लेवल पे डीएनए गाइडलाइंस निकाल दी है कि जो डीएनए के सैंपल्स हैं, ठीक है, उनको एंड टू एंड कैसे मैनेज करना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए डीएनए गाइडलाइन, भले पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है कि पूरे इंडिया पे कंसोलिडेटेड लेवल पे डीएनए की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए वो मेंशन कर दिया है। इसमें 4 गाइडलाइंस दी है प्राइमरली इसने, ठीक है। तो केस कौन सा है, केस है आपका कल्लावेलई @दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कल्लावेलई @दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए की गाइडलाइंस दी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस केस से नेशनल डीएनए गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट निकाला है। तो यू शुड नो कल्लावेलई @दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि
एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, वो पूरे इंडिया को फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ठीक है। जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी क्या होता है, आईपीएस की सबसे बड़ी पोस्ट, उनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सैंपल फॉर्म्स भेजे जाएं किसके, चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर्स के, कहां पे, जितने भी पुलिस थाने सब में ये फॉर्म्स मैंडेटरी किए जाएं। किसको आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपीस को, स्टेट डीजीपीस को, कि आपको अपने यहां जितने भी पुलिस थाने हैं सब में ये चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर्स के जो फॉर्म्स हैं वो रखने पड़ेंगे। चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर्स क्या हुआ, अब देखो डीएनए की जो हैंडलिंग है, एंड टू एंड हैंडलिंग जो है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कई एक्टर्स हैं, कई लोग हैं। सबसे पहले साइट पे कौन जाता है, पुलिस वाले जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको लगेगा खून के छींटे हैं, ठीक है, या बाल है, या तो वो क्या करेगा, वो फॉरेंसिक वालों को बुलाएगा, फॉरेंसिक वाले आएंगे, मर्डर हुआ है तो साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर भी आएगा, तो तमाम लोग रहते हैं। तो जो डीएनए हैंडलिंग है, एंड टू एंड डीएनए हैंडलिंग है, इसमें कई सारे एक्टर्स आते हैं। तो कौन कौन एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कलेक्शन पे कौन था, ट्रांसपोर्टेशन में कौन था, स्टोरेज पे कौन था, ये सारी चीजें चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर के माध्यम से डॉक्यूमेंट की जाएंगी, ठीक है। हर पुलिस थाने में ये फॉर्म जो है चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर का, ये मैंडेट कर दिया गया है इस सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के बाद से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंटेग्रिटी है, डीएनए की जो इंटेग्रिटी है वो कहीं ना कहीं टेम्पर ना हो, ठीक है। डीएनए की जो इंटेग्रिटी है वो कहीं ना कहीं टेम्पर ना हो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। इसके बेसिस पे चार गाइडलाइंस दिए गए हैं, चार गाइडलाइंस हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये समझ में आया गाइडलाइन क्यों आई है, गाइडलाइन इसीलिए आई है क्योंकि अभी पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे कोई एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। ये जो हमने केस देखा कलावेलई एट द रेट दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें रॉबरी, मर्डर, डेकोइटी तीनों चीजें हुई थी, सॉरी रेप, मर्डर, डेकोइटी तीन चीजें हुई थी। और देखने को हमको क्या मिला, देखने को ये मिला कि जो डीएनए सैंपल हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पर हो गए थे, डीएनए सैंपल्स हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पर हो गए थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड डिले सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिल रहा था डीएनए के एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट में, जिसकी वजह से डीएनए की जो क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं टेम्पर हो गई। उसकी वजह से केस को एक कंक्लूसिव प्रूफ जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इसी चीज को हटाने के लिए, अनएक्सपेक्टेड डिले ना हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ गया है, क्लियर कट डिमार्केटेड गाइडलाइंस हैं जो वो फॉलो की जा सके, वो मिसिंग थी। इसी वैक्यूम को, इसी कैविटी को भरने के लिए डीएनए गाइडलाइंस आई हैं। पहली गाइडलाइन क्या है, पहली गाइडलाइन ये है कि कलेक्शन स्टेज, सबसे पहला काम क्या है, कलेक्शन स्टेज। तो कलेक्शन स्टेज पे ड्यू केयर एंड एप्रोप्रिएट पैकेजिंग बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। डीएनए जो है वो बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जाए, बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जाए, ठीक है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको कलेक्ट करें, एफएसएल से आए हुए लोग इसको कलेक्ट करें। एफएसएल क्या होता है, फॉरेंसिक साइंस लैब, देखते हो ना आपका वो सब ग्लव्स वगैरह पहन के स्वैब्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो ड्यू केयर एंड एप्रोप्रिएट पैकेजिंग। दूसरी चीज, ये सब जब हो रहा हो तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क हो उसमें सिग्नेचर हो किसका, साइन ऑफ आईओ मेडिकल प्रोफेशनल। साथ ही साथ कौन सा थाना है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें
अब मेंशन करना जरूरी हो गया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार। दूसरा काम क्या है, ये तो कलेक्शन हो गया। दूसरा क्या काम है कि जो क्राइम सीन है वहां से सैंपल को पुलिस स्टेशन लाना, ये अब आयोग की तयशुदा जिम्मेदारी हो गई है। आयोग क्या करेगा, सैंपल को पुलिस स्टेशन लाएगा और उसके बाद जब केस पंजीकृत हो जाए, एफआईआर वगैरह सब कुछ लिख जाए, सारी डिटेल्स भर जाए फॉर्म पे, तो 48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर्स, ठीक है, ये जो फॉरेंसिक साइंस लैब है वहां पहुंच जाना चाहिए विद इन 48 आवर्स। ये दूसरी गाइडलाइन। तो कलेक्शन स्टेज पे आयो है, उनका सिग्नेचर है। फिर क्राइम सीन से पुलिस स्टेशन लाने की जो जिम्मेदारी है डीएनए सैंपल की, वो भी आयोग की है। और उसके बाद जब केस पंजीकृत हो जा रहा है, रजिस्टर हो जा रहा है, एफआईआर वगैरह सब कुछ हो जा रही है, तो 48 घंटे के भीतर आपको जो सैंपल है आयोग को किसके पास ले जाके जाना है, एफएसएल के पास लेके जाना है। अगर 48 घंटे में नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसके लिए एक रिटन एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है आयोग को। ये दूसरी गाइडलाइन है। मतलब इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है। गुड गवर्नेंस में हमने पढ़ा था ना, गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस कब होगा, जब अकाउंटेबिलिटी ऐड होगी। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी ऐड की जा रही है। 48 घंटे में देना है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो एक रिटन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आयोग को कि 48 घंटे में ये सैंपल जो है वो एफएसएल क्यों नहीं पहुंचा पुलिस स्टेशन से। तीसरी गाइडलाइन है कि जो भी पैकेज है, जो भी कलेक्शन है, ठीक है, उसको खोला नहीं जाएगा, उसको टेम्पर तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कोर्ट है या कोई ऑथराइज बॉडी ऑथराइज नहीं कर रही है। क्योंकि ट्रायल्स तो बहुत समय तक चलते हैं ना, मर्डर आज हुआ 2 साल बाद पता चला वर्डिक्ट आ रही है। तो जो सैंपल्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो अच्छे से प्रिजर्व होने चाहिए। तो उसको ये नहीं कि कोई भी खोल दे, पुलिस वाला खोल दे, कोई रैंडम जाके खोल दे, ये नहीं होना चाहिए। जब तक ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर, आदेश नहीं आ जा रहा है, ऑथराइजेशन नहीं मिल जा रहा है, तब तक जो कलेक्शन है उसको खोला नहीं जाएगा, दैट वोंट बी ओपन। तो नो पैकेज शैल बी ओपन्ड during trial except for authorization by the courts। मतलब कोर्ट जब ऑथराइज करेगी तभी ये जो सैंपल्स हैं वो खोल के टेस्ट किए जा सकते हैं, तभी ये खोल के आपके टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और अंत में चौथी जो गाइडलाइन है, फोर्थ गाइडलाइन क्या है, फोर्थ गाइडलाइन है कि एंड टू एंड, दो एक्सट्रीम्स क्या हो गए। सबसे पहले जब आपने जो डीएनए सैंपल है वो कलेक्ट किया तो एक कलेक्शन स्टेज है, और आखिरी स्टेज क्या होगी, जब तक केस एक लॉजिकल एंड पे ना पहुंच जाए। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे दौरान जो चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर है वो मेंटेन करना जरूरी है, कलेक्शन से लेके लॉजिकल एंड मतलब कोर्ट वर्डिक्ट जब तक नहीं दे रही है तब तक ये जो चेन ऑफ कस्टडी रजिस्ट्री है, ठीक है, कि डीएनए कहां कलेक्ट हुआ, कितने बजे कलेक्ट हुआ, ये स्टोर हुआ तो कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया गया, कौन कौन इसको इन्वेस्टिगेट किया है, कौन कौन इस सैंपल की जांच किया है, ये सारी चीजें इस चेन ऑफ कस्टडी रजिस्ट्री में लिखी जाएंगी। मान लो एक एफएसएल से दूसरे एफएसएल मूव कर रहा है तो कब कर रहा है, ट्रक से जा रहा है तो रेफ्रिजरेटेड जा रहा है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी की वजह से डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, टेम्पर हो जा रहा है। ये सारी चीजें चेन ऑफ कस्टडी रजिस्ट्री के माध्यम से मेंटेन की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जो कलेक्शन स्टेज पे था, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो these have been the guidelines which have been given by the Supreme Court with respect to DNA sampling and collection, ठीक है। इस जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, ये सारा आपका स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमको एक नेशनल गाइडलाइन चाहिए जिसके माध्यम से जो डीएनए का मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव किया जा सके।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट है वो ये गाइडलाइन लेके आई है। पास्ट में हमको क्या देखने को मिला है? पास्ट में हमको ये देखने को मिला है कि राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, मतलब एमएचए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क किया था कि जो डीएनए का जो क्वालिटी आया है वो बहुत खराब आया है, ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया है। इसके अभाव में, ठीक है, डीएनए सैंपल के अभाव में सुप्रीम कोर्ट है वो डीएनए सैंपल्स को यूज भी नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो इससे हमको ये पता लगता है, खाली ये एक केस नहीं है, और भी कई केसेस हैं जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि डीएनए की इफेक्टिव सैंपलिंग और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या किसी भी कंट्री के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी केस है उसका एक कंक्लूसिव एंड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये एंड टू एंड जो डीएनए की जर्नी है, ठीक है, उसको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए सैंपलिंग। क्वेश्चन किस पे, पहले दूसरे पे, तीसरे पे? तीसरा तो हुआ भी नहीं। Amendments to work. वक्फ से आप क्या समझते हैं? वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में हुए संशोधनों पर प्रकाश डालिए। नए प्रावधानों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? लिख लोगे? मतलब जो भी अमेंडमेंट के एक्ट से सबसे दिक्कत थी, जो पेटिशनर्स हैं सारे प्रोविजन से, तो पकड़ पकड़ के आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो नए अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, वो पता है तो यू कैन ऑलवेज रिवर्स इंजीनियर, ठीक है।